Hello student, today we discuss on a new topic that's Darwin theory. Evolution theory में सेकंड आएगी लेमार्क थ्योरी के बाद डार्विन थ्योरी। देखो डार्विन जो थ्योरी आती है वो 19th सेंचुरी की एक बड़ी फेमस थ्योरीज थी जो एक्चुअली दी गई थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इसको दिया था। इसकी डेथ हुई थी 1882 में। बट अब देखिए इस थ्योरी की कोडिंग क्या होता है। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी से कहते हैं। एक्चुअली इसने 1831 से लेके 1836 तक एक फेमस व्लॉग की जिसमें गैलापागोस आइलैंड पे गया था और उसने वहां पे डार्विन फिंचेस जो बर्ड थे उनके अंदर इवोल्यूशन को स्टडी किया था। तो ये स्टडी इसको लेके था। इसने फेमस ब्लॉग थी जो कि 1831 टू 1836 के बीच में थी और सिक्का जो नेम था वो था HMS विगल। HMS विगल और मेनली इसकी जो स्टडी हुई थी वो थी गैलापागोस आइलैंड। और इसने जो स्टडी किया था वहां पे, इस स्टडी में एक चीज ऑब्जर्व हुई थी वहां पे कि जो डार्विन जो फिंचेस जो बर्ड है करीबन 22 स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट थी फिंचेस की। और उसने ऑब्जर्व किया कि जो फिंचेस थे वो आउटर अपीयरेंस लगभग एक जैसी थी, बस उनकी बॉडी साइज और उनका जो बीक का साइज था वो सभी का अलग अलग था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो ग्रेन ईटर जो फिंच होती है, कुछ फिंच वहां पे ग्रेन ईटर थी, कुछ वहां पे इंसेक्ट ईटर थी, कुछ ट्री के ऊपर से इंसेक्ट को उठाती थी, कुछ ब्लड सक्कर थे, कुछ फ्लैश ईटर थी, अलग अलग टाइप की वहां पे फिंचेस थी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये एक्चुअली सभी जो फिंचेस हैं 22 स्पीसीज ये सभी की सभी एक्चुअली इवोल्यूट हुई है फ्रॉम द ग्रेन ईटर, राइट। तो इसने किसके ऊपर स्टडी किया था? इसने स्टडी किया था डार्विन फिंच के ऊपर, डार्विन फिंच बर्ड्स के ऊपर, स्पैरो ऊपर जो थी। और इसके बारे में देखा जाए तो ये इसके ऊपर एक और बायोलॉजिस्ट था यहाँ पे जिसका नाम था अल्फ्रेड रसल वेल्सी। अल्फ्रेड रसल की भी सेम थ्योरी आती है लगभग, उसने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर स्टडी किया था इसके बारे में। और दोनों ही डार्विन की और अल्फ्रेड रसल की 1858 के अंदर दोनों के ऊपर लीलन सोसाइटी लंदन के अंदर इनके पेपर को सबमिट करवाया गया वहां पे और इनके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हुई वहां पे। और 1859 के अंदर नवंबर 1859 के अंदर इन दोनों की थ्योरी जो थी वो पब्लिश होगी। डार्विन की जो थ्योरी मेनली थी वो नेचुरल सिलेक्शन के नेम से क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। तो इसमें लिखते आगे इन 1858 डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेल्सी, डार्विन की और अल्फ्रेड रसल वेल्सी की क्या हुई थी एक्सपेरिमेंट ऑन इवोल्यूशन या ऑब्जर्वेशन की इसकी जगह ऑब्जर्वेशन ऑन इवोल्यूशन वॉच सबमिट in Linnean Society लंदन में। और ये कब हुई थी 1858 के अंदर, राइट। और जो इनके एक्सपेरिमेंट जो पब्लिश हुए थे
इन दोनों के जो पब्लिश हुए थे, इनके बारे में जो इनकी ऑब्जर्वेशन जो पब्लिश हुई थी, डार्विन एंड वेलेसी थ्योरी was published in 1859। दोनों की थ्योरी के लिए डार्विन और वेलेसी की थ्योरी कंबाइन आई थी, इवोल्यूशन थ्योरी, दोनों जो थी 1859 के अंदर क्या होगी थी, पब्लिश हो गई थी इसके बारे में, राइट। और तभी से इसको लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोला गया, तभी से इस वर्ल्ड के सामने ये आई और उसके बाद इसको अलाउ किया गया इवोल्यूशन के ऊपर। अब इसके इस थ्योरी के पोस्टुलेट क्या कहते हैं, अब इसके हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पोस्टुलेट, और इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा दैट इज पॉपुलेशन इंक्रीज जियोमेट्रिकली, देखो ये कहता है, डार्विन कहता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ती है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक बायोटिक पोटेंशियल होता है, जिन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है, और उसका वो फूड रिसोर्सेज प्रेजेंस में फुल यूज करता है, और जिसकी वजह से पॉपुलेशन होती है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करती है, लाइक दिस, राइट, यानी 1 2 2 4 2 8 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे नंबर्स, यानी काफी ज्यादा रैपिडली नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। अगर जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करूँ, आप मान लीजिए जस्ट पैरामीसिम है, अगर पैरामीसिम एक बाइनरी फिजन करना स्टार्ट करता है और आप देखोगे विद इन मंथ उसके नंबर जो हो जाएंगे वो 280 मिलियन नंबर हो जाएंगे विद इन ए मंथ। अगर वो ऐसे ही रैपिडली डिवाइड करता रहे अप टू 5 ईयर, तो उसके नंबर जो थे 10,000 टाइम्स मोर होंगे, वेट ज्यादा होगा देन द अर्थ। तो इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बायोटिक पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से क्या करता है वो रिप्रोड्यूस करता है, राइट। और अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसमें लिखेंगे एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ए रिप्रोडक्टिव बायोटिक पोटेंशियल, क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में एक रिप्रोडक्टिव बायोटिक पोटेंशियल होता है, which increase population rapidly, और जो क्या करता है पॉपुलेशन को रैपिडली इंक्रीज करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आप देखिए इन द केस ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के केस में क्या होता है, एलिफेंट के केस में आप देखोगे एलिफेंट का जो टोटल लाइफ स्पैन होता है वो 90 ईयर का होता है, और वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे आता है 30 ईयर के अंदर। तो इसे नियरली एस्टिमेटेड, और उसके अंदर जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है नियरली 25 मंथ का होता है, यानी नियरली 2 ईयर का होता है। तो ऐसे अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया जाए तो अपने लाइफ स्पैन में नियरली 6 to 8 बेबी ही प्रोड्यूस कर पाएगा। अपने कंप्लीट लाइफ में क्या होगा, 6 to 8 बेबी ही प्रोड्यूस कर सकता है, न्यू एलिफेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो मीन ये बायोटिक पोटेंशियल ऐसा नहीं होता कि हर एक ऑर्गेनिज्म में इतना फास्ट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा स्लो होता है, लाइक इन द केस ऑफ एलिफेंट, राइट। अब ये पॉपुलेशन जब इतनी रैपिडली बढ़ रही है तो इनका कोई ना कोई कंट्रोलिंग एजेंट भी है। तो यहाँ पे तो फूड और शेल्टर जो होते हैं, यानी फूड होगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा, और शेल्टर के लिए कंपटीशन होगा, रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन होता है,
ये मेन फैक्टर होते हैं जो किसी पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इस पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेंगे। सबसे मेन फैक्टर होता है यहाँ फूड, रिप्रोडक्शन और सेंटर। तो ये क्या करते हैं, इनके बीच में कंपटीशन की वजह से नंबर जो होते हैं वो अपने आप रिड्यूस होंगे, राइट। तो नंबर सेकंड फैक्टर यहां पे आएगा। वो आता है फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो आर्थमेटिकली इंक्रीज होते हैं और जो पॉपुलेशन होती है वो जियोमेट्रिकली इंक्रीज होती है। अगर आर्थमेटिकली देखा जाए तो पॉपुलेशन जो होती है फूड रिसोर्स कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई इस तरह से ऐड होते हैं और पॉपुलेशन जो होती है कुछ इस तरह से ऐड होती है। तो आप देख लीजिए दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इसका मतलब फूड रिसोर्सेज होते हैं वो स्लो स्लो इंक्रीज हो रहे हैं और पॉपुलेशन क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से फूड रिसोर्सेज होते हैं आर्थमेटिकली इंक्रीज होंगे, यानी इस तरह से इंक्रीज होंगे और पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली इंक्रीज होती है। इसका मतलब फूड रिसोर्सेज क्या होंगे, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते जाएंगे और रिसोर्सेज को पाने के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन वहां पे करना पड़ेगा ऑर्गेनिजम्स को, राइट। तो यही है फूड रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसमें लिखेंगे फूड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फूड रिसोर्सेज मेंटेन पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज को मेन कंट्रोल करने वाला फैक्टर कौन सा है, फूड। मेंटेन पॉपुलेशन साइज, राइट। तो ये मेन फैक्टर होता है जो इस पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकता है। करेंगे पोस्टलेट में वो आता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस देखो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म यहां पे स्ट्रगल करता है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। ऑर्गेनिज्म यहां पे कंपटीशन करेगा मेनली फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और सेंटर के लिए। और उनके बीच में जो कंपटीशन होगा उसके कंपटीशन में जो ऑर्गेनिज्म फिटेस्ट रहेगा वो अपने आप को सर्वाइव करवाने की कोशिश कर रहा था। तो ये होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एरिया है, ये अनदर एरिया है। यहाँ पे मान लीजिए ए लोइन रहता है, यहाँ पे बी लोइन रहता है। अब यहाँ पे ये एरिया भी काफी बड़ा है और यहाँ पे फूड रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूड रिसोर्सेज कम है, एरिया भी छोटा है। अब ये लोइन क्या करेगा, इसके बीच में यहाँ पे आएगा, किसके लिए, फूड के लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, इन दोनों के बीच में फाइट होगी। मान लीजिए ए जो होता है इनके साथ फाइट में विनर रहता है, तो बी यहां से क्या हो जाएगा, या तो यहां से निकल जाएगा या फिर बाई चांस यहां फाइट में हाईली इंजरीज होने का डेथ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म यहां पे क्या कर रहे हैं, अपने आप को एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्ट करवाने के लिए कंपटीशन करेगा फॉर द फूड, फॉर द सेंटर, फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज, राइट। ऐसे अदर एग्जांपल लिखिएगा, लाइक मान लीजिए अमेज़न फॉरेस्ट होते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में काफी आपको पता है एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और उन ट्री की काफी ज्यादा कैनोपी बहुत बड़ी होती है और उनकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है, यानी करीबन 150 फीट से लेके 350 फीट तक उनकी हाइट जनरली मिल जाती है उनकी कैनोपी। और वो नीचे बहुत ज्यादा रेन होने के कारण नीचे डैम एरिया बन जाता है कंप्लीटली और मॉइस्चर काफी ज्यादा हो जाती है। उनके अंदर सीडलिंग बहुत ज्यादा होती है, सीड प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है।
जब मान लीजिए वो सीड सभी नीचे गिरते हैं, एक अप्रोक्स आइडिया अकॉर्डिंग कि 1 सेंटीमीटर पे आपको काफी ज्यादा नियरली 40 to 100 सीड आपको जर्मन मिल जाएंगे, यानी इतनी ज्यादा सीड प्रोडक्शन होता है वहां पे। तो अब देखिए, जब मान लीजिए वो सारे सीड जब ग्रो होंगे इतनी ज्यादा नंबर में, तो वो क्या करेंगे, वो लाइट के लिए जाएंगे, क्योंकि लाइट इजिली है नहीं, क्योंकि लाइट कैनोपिन ढकी हुई है। अगर मान लीजिए थोड़ी लाइट आ भी रही है एक एरिया से, तो सारे सारे सीड क्या करते हैं, वो उसकी तरफ, लाइट की तरफ ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे। अब लाइट की तरफ ग्रो हो रहे हैं तो उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है कि लाइट के पास पहले कौन जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे यानी 150 फीट ऊंचाई पे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फूड रिसोर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लाइट की तरफ भागते हैं। तो लाइट की तरफ जाने के लिए मान लीजिए एक ट्री है, वो सबसे पहले पहुंच जाता है, और जो इसके नीचे रहते हैं वो यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे, वो यहां से अनफिट हो गए, रिजेक्ट कर दिए गए नेचर के द्वारा। तो इसका मतलब अब उनके बीच में कंपटीशन हुआ है, एक तो सेंटर के लिए, दूसरा फूड मित्र सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो टू के लिए यहाँ पे कंपटीशन हुआ। तो स्ट्रगल होता है, एग्जिस्टेंस होगा, यानी अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करवाने के लिए। तो इसमें लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब काफी ज्यादा रिप्रोडक्शन के अंदर नंबर बढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या हुआ, पोच कंपटीशन फॉर फूड शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन। अगर इंट्रा स्पेसिफिक है यानी एक स्पीसीज के बीच में, तो रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन। और ये जो कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन क्या करता है, पॉपुलेशन के नंबर को मेंटेन करता है। कंपटीशन मेंटेन पॉपुलेशन नंबर, मेंटेन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन तो मेंटेन कौन करता है, जो करता है यहाँ पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन मेंटेन करता है, राइट। उसके अलावा अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक यहाँ पे मान लीजिए डियर है, एक फीमेल डियर है यहाँ पे, और फीमेल डियर अपने जो सेक्सुअल फेरोमोन जो रिलीज करती है, यानी जो सेक्सुअल फेरोमोन जो केमिकल रिलीज होते हैं एयर में, वो करीबन 5 किलोमीटर एरिया के अंदर अप्रोक्स फैल जाते हैं। और जितने भी मेल होंगे अराउंड में, जितने भी मेल होंगे वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे यहाँ पे, राइट, फॉर सेक्सुअल मेटिंग। लेकिन सेक्सुअल मेटिंग सिर्फ एक ही कर पाएगा, तो बाकी के बीच में क्या होगा, बाकी के बीच में क्या होगी, मेल जो डियर है उनके बीच में फाइट होगी, और फाइट में सिर्फ एक वन विनर रहेगा। तो नेचर क्या कर रही है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन के लिए कंपटीशन करवा रही है, और जो फिटेस्ट उसको सिलेक्ट कर रही है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, ताकि अपना यंगवन यहाँ पे लगातार कंटिन्यू चलती रहे, इसको सर्वाइव करवाने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है दूसरों के साथ में। और ये डियर इसलिए रिप्रोडक्शन करना चाह रही है इन सभी के साथ में, यानी इन पर्टिकुलर के साथ में, यानी क्योंकि अगर ये ऐसा, अगर एक फिटेस्ट मेल के साथ रिप्रोडक्शन होता है, मीटिंग होती है, तो वो आने वाले टाइम में इसकी जो सोसाइटी होगी, यानी जो ग्रुप रहेगा उसको डिफेंड कर पाएगा वो अच्छे से, राइट। तो इसी तरह से दैट इज कंपटीशन फॉर द रिप्रोडक्शन, राइट। कंपटीशन जो होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, सेम स्पीसीज के बीच में भी होगा, फॉर फूड, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेंटर, और इंटर स्पेसिफिक भी होता है, यानी अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी होता है, और एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल भी होता है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में भी होता है, राइट। तो नंबर 4 हम करते हैं, वो आती है
वेरिएशन, नंबर 4 आई वेरिएशन। देखो डार्विन कहता है कि वेरिएशन वो की है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन करने में हेल्पफुल होती है, जो इन्वायरमेंट में अडेप्ट बनाती है। तो इसमें लिखेंगे वेरिएशन इज ए की ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या है? इवोल्यूशन की होती है। और वेरिएशन तो कुछ गुड वेरिएशन होती है, बेटर एडेप्टेशन होती हैं, वो गुड वेरिएशन होगी तो बेटर एडेप्टेशन में हेल्पफुल होगी। वेरिएशन हेल्प इन बेटर एडेप्टेशन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, जैसे अगर हम 10th क्लास से एक एग्जांपल उठाएं, बीटल वाला जो आता है, अब वहां पे देखिएगा अडेप्टेशन किस तरह से आई। अब वहां पे दो मेनली रेड कलर के बीटल थे, मान लीजिए बुशेस के अंदर, झाड़ियों में। अब जो बीटल थे रेड कलर के, वो बीटल इजिली अपीयर हो जाते थे बाय द क्रो या अदर के द्वारा, इजिली वहां पे दिखाई दे जाते थे। तो बुशेस जो थी वो ग्रीन कलर की थी, बीटल जो थे रेड कलर के थे, और जो बर्ड्स आते हैं और उनको उठा ले जाते हैं। और बर्ड्स वहां पे क्या कर रहे थे? उनकी पोल्यूशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। अब वहां पे क्या हुआ? किसी एक के अंदर, किसी एक बीटल के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो वेरिएशन के चांसेस भी बढ़ेंगे। ये पॉपुलेशन जितनी बड़ी होगी उतनी ही ज्यादा वेरिएशन के चांस होंगे वहां पे, और उतनी ही ज्यादा अच्छी वेरिएशन आने के चांस होंगे। तो पॉपुलेशन के अंदर क्या हुआ? मान लीजिए बाई चांस उसमें एक वेरिएंट ऑर्गेनिज्म बना जो ग्रीन कलर का बीटल वहां पे प्रोड्यूस हुआ, यानी एक बीटल का रेड कलर की बजाय कैसा आ गया? ग्रीन कलर आ गया वहां पे। अब जो ग्रीन कलर वाला था, ग्रीन कलर वाले में वो इजिली बैकग्राउंड में हाइड कर सकता था अपने आप को, क्योंकि बुशेस कैसे थी ग्रीन कलर की। तो धीरे धीरे क्या हुआ? बर्ड्स के द्वारा इजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता ग्रीन, तो इजिली इंक्रीज होने लगी वहां पे। और जब वो रैपिडली इंक्रीज हुई उनके नंबर्स, तो जो रेड वाले थे उनके नंबर धीरे धीरे डिक्रीज हुए। क्यों हुए? क्योंकि एक तो उनको ग्रीन के साथ में कंपटीशन करना पड़ रहा था फूड के लिए, दूसरा जो बर्ड्स थे वो इजिली आइडेंटिफाई कर रहे थे रेड वाले को। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे कंपटीशन की वजह से जो रेड की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और ग्रीन की क्या होती है? वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन जो होती है वो इस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अडेप्टेड कर सकती है, वो इन्वायरमेंट में, एक इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्पफुल कर सकती है। इसके बाद नंबर हम 5 लिखेंगे यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। देखो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, जो अच्छी वेरिएशन होंगी, जैसे ग्रीन कलर का जो वेरिएशन थी वो अच्छी वेरिएशन थी। जो अच्छी वेरिएशन होती है यानी गुड वेरिएशन होती है, वो आगे जनरेशन में पास होंगी और वो फर्दर जनरेशन को इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्पफुल करेंगी, राइट। गुड वेरिएशंस help the organism to survive in environment right. तो दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। नंबर 6 हम करेंगे यहां पे, सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट। सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, तो
डार्विन कहता है कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट कर दिया जाएगा और जो अनफिट होगा वो नेचर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझिएगा, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था कि फूड के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कंपटीशन होगा फूड के लिए, सेंटर के लिए, जैसे पीछे हम डिस्कस किया था, और उनमें से कोई फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे समझाने के लिए अब मैंने जैसे लोयन का एग्जांपल दिया था उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए अब यहाँ पे ये एरिया है, ये बी एरिया है, ये एरिया काफी बड़ा है, तो लोयन यहाँ पे इसके साथ फाइट करता है, तो ये फूड रिसोर्स के लिए इसके साथ फाइट करेगा, तो इसने ए ने मान लीजिए बी को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो ए बी यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये फिट था इसने इसको क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ये इसको रिजेक्ट कर दिया नेचर ने। अब ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो यही होता है सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट, राइट। जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वो नेचर में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म select by the nature and unfit reject by the nature, reject by the nature, right? So that belongs to the natural selection. इसे बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन आप इसको बोलते हैं। और नंबर नेक्स्ट जो आती है, सॉरी नंबर 7 जो आएगी यहाँ पे, वो आती है स्पीशीशन। स्पीशीशन का मतलब होता है जो वेरिएशन होगी वो धीरे धीरे आगे आगे जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होती रहेंगी, और वेरिएशन आते जाएंगे, धीरे धीरे और इनहेरिटेड होती रहेंगी, और लंबे टाइम के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम एक नई स्पीशीज अराइज होगी, राइट। ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन a new species arise, एक नई स्पीशीज अराइज होगी, गुड वेरिएशन आगे आगे पास होती रहेंगी, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, वेरिएंट और वेरिएंट बनते जाएंगे और वेरिएंट बनते रहेंगे, और धीरे धीरे पीछे वाले जो एंसेस्टर है, पीछे वाले जो स्पीशीज स्टार्टिंग वाले उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो इतनी ज्यादा वेरिएशन आ जाती है, और धीरे धीरे उसमें क्या हो जाएगी, वो नई स्पीशीज अराइज हो जाएगी। ए न्यू स्पीशीज अराइज, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, एक नई स्पीशीज अराइज होगी, तो दैट इज अबाउट द स्पीशीशन, और दैट इज अबाउट द डार्विन थ्योरी।